सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश, कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं, नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। हे मुनियों में श्रेष्ठ भगवान चरक, मैं स्तोत्र करने में असमर्थ हूँ। आपका बखान करने के लिए आपके श्लोकों पर टिप्पणी करने में मैं असमर्थ हूँ। तो भी आपकी भक्ति के वश से शक्ति रहित भी मैं बुद्धिहीन आपका स्तवन करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ, एक मिशन के साथ कि वैद्य एम्पावरमेंट। हिरणी प्रीति के वश से अपने पराक्रम को बिना विचारे ही बच्चे की रक्षा के लिए जिस प्रकार सिंह के सम्मुख सामना करने के लिए दौड़ती है, उसी प्रकार ये मेरा अदना सा प्रयत्न है। वैद्य समूह और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको मिस मत कीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। इस विषय को समझ लिया आपने तो आपको लगभग 50% चिकित्सा समझ में आ गई। इसको समझना इतना ज़रूरी है आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक ही ये है हमारा कि उपक्रम ही उपक्रमेत न द्रव्य ही उपक्रमेत। जी हाँ दोस्तों, षड उपक्रम जो है लंघन, ब्रूहण, रुक्षण, स्नेहन, स्तंभन, स्वेदन, इन षड उपक्रमों के विषय में आज हम बात करेंगे। जो सूत्र मैंने पहले कहा अभी, उपक्रम ही उपक्रमेत न द्रव्य ही उपक्रमेत, ये राजकोट के फेमस वैद्य हुआ करते थे, सुरानी सर। उनका ये उन्होंने रचना किया हुआ ये रचना की हुई ये पंक्ति है। उनका कहना था कि उपक्रम ही उपक्रमेत, किसी रुग्ण की चिकित्सा करने के लिए उपक्रम ही पर्याप्त है। यदि आपने उपक्रमों को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। न द्रव्य ही उपक्रमेत, द्रव्य का अपना कोई मोल नहीं है, द्रव्य सेकेंडरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उपक्रम। इसको समझना, इसके तथ्य को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। द्रव्यों में कुछ मिस्टेक भी हो गई आपकी कि सारीवा यूज़ करना था, मंजिष्ठा यूज़ कर लिया, हरितकी यूज़ करना था, बिबितकी यूज़ कर लिया, तो भी इस गलती को माफ़ किया जा सकता है। तो भेषज आवचरणीय की सबसे बड़ी कोई मिस्टेक है, कोई भी सबसे बड़ी अक्षम्य गलती है, तो वो है उपक्रम की गलती। यदि ब्रूहण किए जाने वाले रुग्णों को आपने लंघन दे दिया, स्तंभन किए जाने वाले रुग्णों को स्वेदन कर दिया, रुक्षण किए जाने वाले रुग्णों को स्नेहन कर दिया, तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये मिस्टेक हम कमिट नहीं कर सकते, इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते इस टॉपिक में कैसे एंट्री किए करें। विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वो ऐसी भाषा में लिखा हुआ है जो उस ज़माने के शिष्य जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण हुआ करती थी वो इजीली जान पाते थे। 3 प्रकार के विद्यार्थी हुआ करते थे, तीक्ष्ण बुद्धि, मध्यम बुद्धि, मंद बुद्धि। लेकिन आज हम जो है कलयुग के, वो मंद बुद्धि में नहीं है, बंद बुद्धि है। हमारी बुद्धि बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होती है। 2G भी नहीं, 1G स्पीड है हमारा। तो वो समझने के लिए हमें विजुअलाइजेशंस की ज़रूरत है, इमेजेस, पिक्चर्स की ज़रूरत है। इससे हम चरक को समझ पाएंगे। तो षड उपक्रम को कुछ इस तरह से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के छहों दिशाओं में 6 द्वार लगे हुए हैं। आपको यदि उस बिल्डिंग में प्रवेश करना है तो इनमें से किसी द्वार के थ्रू जाना होगा। और इस बिल्डिंग में जब आप प्रवेश कर जाओगे तो उस बिल्डिंग के बीच बिल्कुल सेंटर में 4 चीज़ें रखी हुई है: हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस। पैसा भी है वहाँ पर बहुत, हंसी भी है वहाँ, सफलता भी है, सेटिस्फैक्शन भी है, सब कुछ है वो सेंटर में। ये सब आपको पाना है तो पहले तो आपको उधर तक जाना होगा। तो आप जो है वो वैद्य हैं, आपको उस रीजन तक, उस सेंट्रल रीजन तक जाना, ये आपका एम है, डेस्टिनी है, इप्सीत है। वहाँ पर ये 6 जो जहाँ पर द्वार है वहाँ पर 6 गेट कीपर्स खड़े हैं। और हर जगह पर एक लैपटॉप रखा हुआ है दीवार को, वहाँ पर जहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। वो पासवर्ड डालने के बाद वो दरवाज़ा खोलेगा गेट कीपर और आप अंदर जा सकोगे। अंदर जाते ही पेशेंट खड़े हुए हैं 6 द्वार पर।
उन 6 पेशेंट पर आपको जो भी कुछ प्रक्रिया करनी है वो आप करेंगे और उनको आप सेंट्रल तक लेके जाओगे, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस तक। खुद भी जाओगे वहाँ तक और आपके रुग्णों तक भी लेके जाओगे। पुत्रवत एव एनम उपाचरेत, यह हमारी प्रतिज्ञा है। रुग्णों को पुत्र की तरह पालन पोषण करना है। उसको सिर्फ हेल्थ नहीं देना है, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस सब देना है। तो इसकी एक छोटी सी कड़ी लेकिन इंपॉर्टेंट सी कड़ी है षड उपक्रम। तो ये षड उपक्रम और कोई नहीं, 6 गेट कीपर्स है। ये 6 गेट कीपर्स षड उपक्रम की जानकारी कि उपक्रम कौन से गुणों से बना हुआ है, ये उसका पासवर्ड है। इस पासवर्ड को आप सही तरीके से डालोगे तो वो गेट कीपर दरवाज़ा खोलेगा, और दरवाज़ा खुलेगा तो अंदर रुग्ण है। वो दरवाज़ा जो है वो द्रव्य है अलग अलग प्रकार के। आपने पासवर्ड से अनलॉक कर दिया है उस गेट कीपर को, उस उपक्रम को अनलॉक कर दिया है, उस द्रव्य को दरवाजे के माध्यम से खोलकर आप उसको अपने रुग्णों तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसा आप निरंतर अभ्यास करते करते उसको सेंटर तक, उस बिल्डिंग के सेंट्रल पॉइंट तक आप लेके जा रहे हो। आपको ऐसा करना है। तो ये 6 दरवाजे षड उपक्रम है, जो है ब्रूहण, लंघन। ब्रूहण और लंघन ये अपोजिट है एक दूसरे के। स्नेहन और रुक्षण एक दूसरे के अपोजिट है। हम समझते हैं कि स्नेहन और स्वेदन एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्नेहन और रुक्षण ये अपोजिट है, और स्वेदन और स्तंभन ये एक दूसरे के अपोजिट है। अब ये मूल विषय आया कहाँ पर है? तो मूल विषय आया है चरक सूत्र स्थान 22वें अध्याय में। अभी जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पहले अधिकरण को समझे, कोई विषय चरक ने कहाँ प्लेस किया है वो समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चरक ने ये प्लेस किया है योजना चतुष्क में। योजना चतुष्क यानी आपको भेषज और रोग, इसके आधार पर रुग्ण की चिकित्सा करनी है। तो आपको रुग्ण भी पता चाहिए कैसा है, स्थूल है या कृश है, ये पहला मापदंड होगा। स्थूल है तो उसको कर्षण करना है, कृश है तो उसका ब्रूहण करना है, सीधी सी बात है। इसलिए अष्टौ निंदित अध्याय योजना चतुष्क का पहला अध्याय है। फिर आता है लंघन ब्रूहणीय अध्याय। ये आपने डिसाइड कर लिया कि उसको क्या करना है, लेकिन बहुत बार ऐसे भी होगा कि रुग्ण स्थूल है लेकिन फिर भी उसे संतर्पण की आवश्यकता है, रुग्ण कृश है लेकिन फिर भी उसे अपतर्पण की आवश्यकता है। तो आपको ये समझना है कि लंघन किसे करना है, ब्रूहण किसे करना है, वो सब निकष वहाँ पर दे दिए हैं। और 23वां अध्याय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, संतर्पणीय अध्याय, अपतर्पणीय अध्याय। संतर्पणीय अध्याय जहाँ पर संतर्पण और अपतर्पण की बात छेड़ी है कि संतर्पण मतलब क्या है, संतर्पण किसे करना है, अपतर्पण मतलब क्या है, अपतर्पण किसे करना है। रुग्णों की व्याधियों की सूची वहाँ पर दी गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप कोई भी केस हिस्ट्री लो तो पहले एनालाइज करो कि वो रुग्ण स्थूल है, कृश है, मध्यम है। वो एनालिसिस हो गया, उसके बाद डिसाइड करो ये संतर्पणोत्थ व्याधि है या अपतर्पणोत्थ व्याधि है। ईजी है उसको एनालिसिस करना। व्याधियों की लिस्ट भी दी हुई है, हेतु भी दिए हुए हैं। जो जो पृथ्वी प्लस जल प्रधान हेतु है, मधुर अम्ल लवण रसात्मक हेतु है, निद्रा का आधिक्य है, बैठे रहने का काम है, इस प्रकार के जो भी कोई हेतु है, अचिंतन है, वो सभी पृथ्वी जल को बढ़ाने वाले, संतर्पण करने वाले हैं। जो भी अग्नि को बढ़ाने वाले, वायु को बढ़ाने वाले हेतु है, अति व्यायाम है, अति मैथुन है, परमिताशन है, मिताहार है, वो सब वायु, तेज, आकाश को बढ़ाने वाले हेतु है, वो कृश करने वाले हेतु है। तो पहले ये डायग्नोसिस कर लीजिए, स्थूल है, कृश है, मध्यम है, रुग्ण, मतलब रुग्ण का डायग्नोसिस। फिर व्याधि का डायग्नोसिस कि ये व्याधि संतर्पणोत्थ है या अपतर्पणोत्थ है। ये आपने जान लिया तो फिर से लंघन ब्रूहणीय अध्याय में आ जाइए। अभी संतर्पणोत्थ व्याधि है तो 3 प्रकार की चिकित्सा उनको करनी है। रुक्षण करना है, या तो स्वेदन करना है, या तो लंघन करना है। और यदि अपतर्पणोत्थ व्याधि है तो उसको 3 प्रकार की चिकित्सा करनी है, या तो ब्रूहण करना है, या तो स्नेहन करना है, या तो स्तंभन करना है। बस इतना ही आपको करना है। फिर हम इसके सूक्ष्म सूक्ष्म स्तर पर चले जाएंगे। फिर आपको ये 6 की 6 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ब्रूहण मतलब क्या, लंघन मतलब क्या, उसका दिया हुआ है कि जो बृहत्वम यत् शरीरस्य जनयेत् तच्च ब्रूहणम। स्तंभनम गतिमंतम चलम ध्रुवम, स्तंभनम स्तंभयति गतिमंतम चलम ध्रुवम। इस प्रकार से दी हुई है व्याख्याएं, आप वो देख लीजिए कि लंघन मतलब क्या, ब्रूहण मतलब क्या, स्वेदन मतलब क्या, कौन से द्रव्यों के गुणों से होता है वो भी दिया हुआ है, और उसका सम्यक योग क्या है, अति योग क्या है वो भी दिया हुआ है। तो सब कुछ तो दिया हुआ है, हमें सिर्फ ढूंढना है कि इस पेशेंट को
किस चीज़ की ज़रूरत है। एक उदाहरण से आप शायद इसको समझ पाओगे। मेरे पास एक पेशेंट आया था, प्रतिशाय का, कंठ शुकता थी, अल्पे भुक्ते गौरव था, थोड़ा सा भी खाने के बाद गौरव होता था, जिह्वा उपलेप थी, उदर जाड्य था, दौर्बल्य था, अंगमर्द था। इतना आपको समझ में आ गया लक्षणों से तो भी समझ में आ जाएगा कि ये संतर्पण करने वाले लक्षण हैं सब। हेतु भी वैसे ही मिले, ड्राई फ्रूट्स खाना, केले खाना, अत्यंबुपान, ये सब फिर से वैसे ही हेतु मिले संतर्पण कराने वाले। तो सीधी सी बात है, इस रुग्ण का अपतर्पण करना है। अब अपतर्पण तो करना है, लेकिन इस अपतर्पण को हमें स्पेसिफाई करना है और डीप जाना है। अपतर्पण करना है तो कैसे करना है, तो आपके प्रिंसिपल्स जो है चिकित्सा के वो आपको लिख लेने हैं केस पेपर पर, कि इस रुग्ण को मुझे रुक्षण करना है, पाचन करना है, रेचन करना है और अपुनर्भव के लिए रक्त मोक्षण करना है बाद में, क्योंकि ये ऊर्ध्व जत्रुगत सब लक्षण है। ये सब डिसाइड करने के बाद जो आएगा वो रहेंगे द्रव्य। तो अभी द्रव्य इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कंसेप्ट के ऊपर आप कोई भी द्रव्य चूज़ कर सकते हैं। मैंने चूज़ किया था त्रिफला गुग्गुल, 4 गोलियाँ रात को सोते वक्त, सूक्ष्म त्रिफला 4 गोलियाँ रात को सोते वक्त, पथ्यादि काढ़ा और कंटकारी का काढ़ा सुबह शाम, और वरा दारवी यष्टिका गंडूश, त्रिफला दारू हल्दी यष्टिका गंडूश आपको करना है। तो देखिए इसमें ब्यूटी ऑफ द्रव्यस कैसे चूज़ किए गए हैं। ये सब रुक्षण, पाचन, रेचन, रक्त मोक्षण या रक्त प्रसादन करने वाले द्रव्य यूज़ किए हुए हैं। मतलब द्रव्य कैसे आते हैं, द्रव्यों का डिज़ाइनिंग कैसे होता है, तो उपक्रम की बेस से। इसलिए उपक्रम ही उपक्रमेत, न द्रव्य ही उपक्रमेत। अभी यूज़ किया है कैसे, त्रिफला गुग्गुल भी यूज़ किया है, सूक्ष्म त्रिफला भी यूज़ किया है, पथ्यादि भी यूज़ किया है। तीनों में त्रिफला कॉमन है। त्रिफला ऊर्ध्व चतुर्गत में भी काम करेगा, रसायन पे करके भी काम करेगा। त्रिफला कफ पित्तग्नि में है, कुष्ठ हरासरा, कफ पित्तग्न भी है, रुक्षण भी काम करेगा, पाचन भी करेगा। तो सब कुछ करने वाला है, सिर्फ उसकी योजना अलग अलग कर दी है। रात में सोते वक्त लिया गया है ताकि ऊर्ध्व चतुर्गत पे काम करे, कुछ रसायन काल में दिया है ताकि उसका रसायन भी काम करे, रक्त प्रसाधन का भी इफेक्ट हो। उसको गंडूश के फॉर्म में भी दे दिया गया है ताकि स्थानिक भी दोषों का निर्हरण हो जाए, शमन हो जाए। इस प्रकार से आपको उपक्रमों की निश्चिति कर कर, द्रव्यों का सिलेक्शन कर कर रुग्णों तक देना है। इसमें और भी सूक्ष्मता लाई जा सकती है। जैसे रुक्षण करना है, पाचन कर लिया, फिक्स कर लिया, तो रुक्षण कौन से गुणों से करना है, रुक्ष गुण से करना है, खर गुण से करना है, लघु गुण से करना है। पाचन कौन से गुण से करना है, उष्ण गुण से, तीक्ष्ण गुण से, अम्ल रस से, लवण रस से या कटु रस से, किससे पाचन करना है। तो ये जब आप इतनी ब्यूटी में उसके चले जाओगे, डेप्थ में, तो आप उस व्याधि की अंशांश कल्पना तक चले जाओगे, एकदम सूक्ष्म माइक्रो लेवल तक। जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है साइंटिस्ट को, वो अपने नेत्र से देख पाओगे, रुग्ण की अंतरात्मा तक प्रवेश कर पाओगे और उसको इनसाइड आउट आप पूरी तरह से हील कर दोगे। तो पहला पड़ाव है उपक्रम को जानना, रुग्ण के शरीर को जानना, फिर उपक्रम किस में करना है वो जानना, किन द्रव्यों से करना है वो जानना, फिर आता है किन गुणों से, अंशांश कल्पना का जानना। जब आप अंशांश कल्पना तक पहुंच जाओगे तब आशु सिद्धि प्रपद्यते, यानी कि इंस्टेंट रिजल्ट, 1 डे, 5 डे, 7 डेज में आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप अपनी प्रज्ञा का विशोधन कर कर उस स्तर पर लेके जाओ उसको। फिर वो कौन सा भी डिजीज़ रहने दो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन रहने दो, ब्रेन स्ट्रोक रहने दो, एसएलई रहने दो, पेम्फिगस रहने दो, कुछ भी रहने दो, आपको सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को जानना है, समझना है। ठीक है, तो ब्यूटी है षड उपक्रम में। वाग्भट जो है वो कहते हैं उपक्रम्य से ही द्वित्वा द्विधये वे उपक्रमो मतः। उनका तो ऐसा कहना है कि उपक्रम्य यानी कि रोगस्य, रोग जो है वो दो ही प्रकार के होते हैं, साम है या निराम है, या तो दो ही प्रकार के, इसलिए उनकी चिकित्सा भी दो ही प्रकार की है। पाचन कर दीजिए साम दोषों का, या तो उन्हें रुक्षण कर दीजिए, स्वेदन कर दीजिए, लंघन कर दीजिए, और निराम दोष है तो ब्रूहन कर दीजिए, स्नेहन कर दीजिए, या तो स्तंभन कर दीजिए। इस प्रकार से उसने षड उपक्रम को भी दो में डाल दिया। लेकिन भगवान चरक क्या कहते हैं, षटत्वम तु न अतिवर्तन्ते त्रित्वम वातादयो यथा, कि कोई भी व्याधि दुनिया का षटत्वम तु न अतिवर्तन्ते, इन 6 उपक्रम के बाहर नहीं है। एलोपैथी वाले भी ट्रीटमेंट करते हैं तो इसी आधार पर करते हैं, सिर्फ वो जानते नहीं कि वो ये कर रहे हैं। यदि वो जान जाए कि वो ऐसा कर रहे हैं तो वो स्टीरॉइड्स का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, पेन किलर्स का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। कोई भी द्रव्य बुरा नहीं होता है, उसका इस्तेमाल हम पर निर्भर करता है। तो ये हमें समझना है कि षटत्वम तु नाति वर्तन्ते।
त्रित्वम वातादयो यथा, जिस प्रकार तीन ही दोष है, कहीं पर भी भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल कहीं भी देख लो, तीन ही दोष रहेंगे, थे और है। हाँ, उनके भेद होते चले जाएंगे, पंच प्राण पंच वायु होगा, पंच पित्त पंच कफ होंगे, फिर उनके अंशात्मक चीज़ें होगी, जैसे प्राण आप्य है, व्यान वायव्य है, समान आकाशीय है, उदान तेजस है, या आदि आदि। शायद मैं गलत बोल दिया होगा इसमें, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि उसकी अंशांश कल्पना डिफ़र करेगी, लेकिन है बेसिक 6 चीज़ें ही ये। तो इन 6 चीज़ों पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए। आज ये आपका होमवर्क रहेगा कि चरक सूत्र 21, 22, 23 और वाग्भट सूत्र स्थान 14 आपको पढ़ना है, समझना है, टीका भी पढ़नी है जहाँ पर पॉसिबल है। 7 दिन ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, आराम से पढ़िए, कोई अपने को जल्दी नहीं है। नोट्स निकालिए, जो भी लिख रहे हैं समझिए, नोट्स निकालिए, विजुअलाइज़ कीजिए, नेट पे से कुछ इमेजेस आपको निकालनी है, फ़ोटो निकालिए, चिपका के रखिए उसको। तो विषय को जितना सुस्पष्ट कर सकते हैं आप, आपके लिए, आपके मनोमस्तिष्क पर वो इंगित हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड पर, इस तरह से उसको करने का प्रयास कीजिए। अब एक एक उपक्रम भी यदि आप इंडिविजुअली देखो तो भी वो किस प्रकार से काम करता है आप समझ जाओगे। लंघन उपक्रम करना है आपको। लंघन किस में करना है वो दिया हुआ है, स्थूल पेशेंट है, प्रमेह है, जो भी संतर्पणोत्थव्याधि है, कुष्ठ है, उसमें लंघन करना है। लंघन के प्रकार दे दिए, संशोधन रूपी लंघन है, पाचन भी लंघन है, आतप है, मारुत सेवा है, सब करना है। तो किस प्रकार से करना है वो भी दे दिया है। बहुदोष के लक्षण चरक सूत्र 16 में दिए हुए हैं। अविपाको, अरुचि, वो अगर सभी लक्षण मैक्सिमम दिखे तो आपको संशोधन रूपी लंघन देना है। मध्यम दिखे, बल भी मध्यम हो पेशेंट का, तो आपको उसको पाचन करा देना है, रुक्षण करा देना है। और एकदम ही अल्प बल का पेशेंट हो लेकिन व्याधि थोड़ा सा मध्यम हो, तो उसको सिर्फ आतप सेवा से भी आप ट्रीट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको द्रव्य गुण स्पेशलिस्ट ही होना है। यू कैन बिकम आतप स्पेशलिस्ट ऑल्सो। सिर्फ आतप पर काम करने वाला चिकित्सक हूँ मैं बोलना। ओनली सनलाइट एक्सपर्ट, कि सनलाइट कितना चाहिए, कब चाहिए, फिर उसका थरोली आपको अध्ययन कर सकते हो आप। मॉडर्न के हिसाब से क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसका सब। यू कैन बिकम आतप एक्सपर्ट्स, यू कैन बिकम मारुत एक्सपर्ट्स। बिना द्रव्य की चिकित्सा करने वाले, देखो कितने पेशेंट आएंगे आपके पास, पैसे लगेंगे नहीं, सिर्फ आपको न रूम न कंसल्टिंग की ज़्यादा जगह लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ आपका दिमाग जो है वो आपका यूएसपी रहेगा। सनलाइट कितनी देर लेना है, 3 मिनट ही लेना है आपको, हफ्ते में 3 बार ही लेना है। उसका पूर्व कर्म ये रहेगा, उसका पश्चात कर्म ये रहेगा। इस प्रकार का आप डिज़ाइन कर सकते हो। सोचो तो सही, कितनी ब्यूटी है उसमें। कभी दिल, कभी दिमाग, कभी नज़र में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर है, किसी भी घर में रहो। ये चरक के लिए मैं कहता हूँ, वो दिल में भी है, दिमाग में भी है, नज़र में भी है, हर जगह वो ही वो है। हर जगह वो जब दिखेगा, उसे महसूस करोगे, तो उसके हर प्रिंसिपल को आप जीना चाहोगे, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहोगे। तो आइए फिर से देखते हैं लंघन किस में करना है। लंघन पर आप लंघन एक्सपर्ट्स हो सकते हो फिर से, कि लंघनम परम औषधम जब हम कहते हैं तो उसको यूज़ कीजिए ना, आप प्रैक्टिस बनाइए उसकी। सब दिया हुआ है ग्रंथ में, किसको लंघन करना है, किसको नहीं देना है। नोबेल प्राइज़ विनर है आज लंघन पर, इंटरमिटेंट फास्टिंग पर। ये शेम की बात है हम पर कि कोई एक जापानीज़ व्यक्ति इंटरमिटेंट फास्टिंग पर, लंघन पर नोबेल प्राइज़ ले जाता है, और जबकि हमारे ग्रंथ जिसे परम औषध कहते हैं उसे हम प्रैक्टिस में यूज़ तक नहीं करते। उस पर रिसर्च करना तो बात की बात है। लंघनम स्वेदनम कालो, ये ज्वर की पहली चिकित्सा है। लंघन स्वेद यानी कि अपतर्पण, ये पहली चिकित्सा है ज्वर की। और ऐसा भी कहा जाता है कि ज्वर मतलब हर एक व्याधि में ज्वर है, हर एक व्याधि को ज्वर के एंगल से देखा जा सकता है। तो अगर ऐसा है तो बढ़ाइए अपना स्तर। लंघन को कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है वो सोचिए। लंघन सिर्फ औषधि से भी नहीं, आहार से भी किया जा सकता है। एक टाइम ही खाने को बोलना, ये भी लंघन हो सकता है। बहुत बार उल्टा भी करना पड़ता है कि औषधि ब्रूहण हो सकती है और आहार लंघन ऐसा भी देना पड़ता है। मिश्र स्वरूप के व्याधि होते हैं कभी कभी। तो उन्होंने सूची दी हुई है, हृदरोग, छर्दी, अतिसार, सभी पेशेंट में आप लंघन दे सकते हो। हार्ट डिजीज़ के पेशेंट आइडेंटिफाई कीजिए, इश्कीमिया के पेशेंट आइडेंटिफाई कीजिए, बाईपास जिनका हो चुका है ऐसे पेशेंट आइडेंटिफाई कीजिए, दीजिए उनको अलग अलग प्रकार से लंघन। स्किल है आपका, कैनवास आपको पेंट करना है, डिज़ाइन करना है, लंघन की डिज़ाइनिंग करना है। सिर्फ उपवास करना लंघन नहीं है। तो द्रव्य का ब्यूटीफुल यूज़ करना लंघन है, स्वेदन का ब्यूटीफुल यूज़ करना लंघन है, रुक्षण का ब्यूटीफुल यूज़ करना लंघन है,
मर्मक व्याधियों में रुक्षण बताया है। मर्मक व्याधियाँ सीकेडी के पेशेंट्स, हार्ट के पेशेंट्स, ब्रेन के पेशेंट, स्ट्रोक के पेशेंट, सब में पहले रुक्षण कराना है। सोचिए इनमें तक्र का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, शहद का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, शूद्र धान्य कोद्रव का, ज्वारी का, नागली का, पिन्याक का, इनका कैसे इस्तेमाल इनमें करोगे। ये सब काम करेंगे इन मर्मक व्याधियों में। आप सिर्फ आहार बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो कि कोई भी हार्ट, ब्रेन या किडनी के डिजीज़ को हम सिर्फ आहार निर्देशित करेंगे, तो उसको आप डिज़ाइन करके दो, अष्टगुण मंड डिज़ाइन करके दो। ये सब धान्यों का आप चूर्ण बनाओ और उसको वो लेने के लिए बताओ सिर्फ यूष के स्वरूप में। ऐसा बहुत सारे आप युक्ति डिज़ाइन कर सकते हो यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो। स्वेदन, स्वेदन मतलब सिर्फ स्टीम देना स्वेदन नहीं है, द्रव्यों से भी स्वेदन किया जा सकता है। आदरणीय कोल्हटकर सर की वो केस है कि एक पेशेंट को पुरुष प्रवृत्ति नहीं हो रही थी, मलावष्टंभ था, और जब उन्होंने हिस्ट्री ली तो उनको पता चला कि इस पेशेंट को स्वेद प्रवृत्ति नहीं होती है, आज तक कभी उसको स्वेदन हुआ ही नहीं है। तो उन्होंने उसका डायग्नोसिस कर दिया कि इसको स्वेदन करने की ज़रूरत है। तो स्वेदन करने की ज़रूरत मतलब स्वेदन पेटी की आवश्यकता है ऐसे कुछ नहीं। उन्होंने त्रिभुवन कीर्ति का यूज़ किया, त्रिभुवन कीर्ति उस पेशेंट को दी, स्वेदन हुआ। स्वेदन की फलश्रुति में दिया है स्वेदन अध्याय में चरक में, पुरीश मूत्र रेतांसी न कथंचन। पुरीश मूत्र रेत ये रुकते नहीं है जगह पर, उनकी अनुलोम प्रवृत्ति हो जाती है स्वेदन सम्यक होने से। तो त्रिभुवन कीर्ति के इस्तेमाल से उस पेशेंट का मलावष्टंभ दूर हुआ। देखिए ब्यूटी ऑफ चरक, कहाँ कहाँ पर चरक किस किस तरह से छुपा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत महबूबा है ये हमारी, कब कौन सी अदा से हमें मोहित कर देगी ये पता नहीं है हमें। स्तंभन, पित्त क्षाराग्नि दग्धा ये वम्य अतिसार पीड़िता, इनको स्तंभन करने के लिए कहा गया है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, छर्दी होती है हमेशा, अतिसार होता है, छर्दी में पहले तो उपेक्षा करने के लिए कहा गया है, फिर पाचन करने के लिए कहा गया है, फिर भी नहीं रुक रहा है तो स्तंभन है। अतिसार में भी वैसा ही है, पहले उपेक्षा है, फिर ग्राही औषधि, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है तो स्तंभन करना है। पित्त क्षाराग्नि दग्ध, ऐसे भी बहुत लोग दिखते हैं, आचारी लोग रहते हैं जो हमेशा अग्नि के संपर्क में काम करते हैं, जिनको मीज़ल्स की हिस्ट्री हो चुकी है, जॉन्डिस की हिस्ट्री हो चुकी है, बहुत बार उष्णता से रिलेटेड कोई व्याधि हुआ है, उनको आपको स्तंभन देना है, कषाय तिक्त मधुर रस शीत प्रसारण औषधि देने हैं। इस प्रकार से आपको हर एक उपक्रम के बारे में सोचना है, हर एक उपक्रम्य के बारे में, उस रोग के बारे में सोचना है, और उस रुग्ण के बारे में भी सोचना है जिस पर उपक्रम करना है। मैंने पहले भी बताया था एग्जाम्पल, ताज होटल में आतंकवादी आए हैं, यदि आपने पूरा ताज होटल ही उद्ध्वस्त कर दिया और आतंकवादी मर गए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है जब आप आतंकवादी को ही सिर्फ मार दो। यही तो आयुर्वेद है। एलोपैथी में क्या है, सबको उद्ध्वस्त कर देते हैं। आयुर्वेद बल की रक्षा करना पहली प्राथमिकता देता है। सारता परीक्षण का भी उद्देश्य यही है, बल प्रमाण ज्ञानार्थम। उसके बल के प्रमाण को जानने के लिए सार परीक्षण है। तो पहले वो जानिए उसकी सारता क्या है, स्थूल है या कृश है, फिर उस एंगल से उसके व्याधि पर प्रहार कीजिए। व्याधि पे प्रहार करते हुए उस रुग्ण पर प्रहार नहीं होना चाहिए। इसकी हर जगह पर चरक ने ध्यान रखा हुआ है इस चीज़ का। प्रथम स्नेहणे बाद में भी स्नेहणे, भेषज क्षपिते पथ्ये आहार ही ब्रूहणी क्रमात्। औषधि से भी जो हानि होने वाली है उसके बल की, उसके शरीर की, तो आहार ही पुनः ब्रूहण क्रमात्, फिर से उसको ब्रूहण देने का निर्देश किया गया है, फिर से स्नेहन देने का निर्देश किया गया है। पंचकर्म में भी पहले स्नेहन है, फिर पंचकर्म है, फिर बाद में फिर से स्नेहन है, क्योंकि स्नेहो सारो अयम ही पुरुषः। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आपके शरीर का स्नेह कम हो जाए। व्याधि निर्मूलन तक ठीक है, बाद में आपको फिर से उसे प्रस्थापित करना है। मेह की भी चिकित्सा यही है, मेहेशु संतर्पणमेव कार्यम। मले अपनीते दोषे, मल का जब ऊर्ध्वाधो शोधन करके जब आप मलों को निकाल दो मेह में, प्रमेह में, तो उसके बाद फिर से संतर्पण ही चिकित्सा करनी है। तो ये ब्यूटी है। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इस अध्याय में छुपी हुई है। शिशिर ऋतु में सबको आपको लंघन देना है, खुद भी आपको लंघन करना है, और आपका पेशेंट स्थौल्य का क्यों ना हो उसे लंघन करा देना है शिशिर ऋतु में। क्यों? क्योंकि आप स्थौल्य का उपक्रम उसका निरंतर करते जा रहे हैं, इससे उसका अपतर्पण हो रहा है, बाकी के धातु भी क्षय हो रहे हैं, इंद्रियों का भी क्षय हो रहा है, उसको खालित्य पालित्य हो रहा है आपके उपक्रम की वजह से, जो कटुतिक्त कषाय उष्ण प्रधान है। तो ऐसे रुग्णों का आपको ग्रीष्म ऋतु में ब्रूहण करना है, स्थौल्य का पेशेंट क्यों ना हो। और
शिशिर ऋतु में लंघन कराना है आपको, क्रुश पेशेंट क्यों ना हो, क्योंकि क्रुश पेशेंट को आप भ्रूण करने के लिए बहुत कुछ दे रहे हो, कंटिन्यूस दूध दे रहे हो, घृत दे रहे हो, इससे उसका अग्निमंद हो सकता है, उसको बाकी कुछ स्रोतोरोध प्रधान संप्राप्ति हो सकती है, वो न हो, ग्रहणी न हो, इसलिए उसको शिशिर ऋतु में लंघन देना है। ये नियम आपके लिए भी है। शिशिर ऋतु में हम सब वैद्य लंघन करेंगे, ये प्रण करना है। ग्रीष्म ऋतु में हम सब ब्रूहण करेंगे, यापन बस्तियाँ लेंगे, यह हमें प्रण करना है। इस प्रकार से इस अध्याय को कौन सा भी व्याधि ले लीजिए, कौन सी भी अवस्था ले लीजिए, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। द्रव्य तो वाग्भट में बहुत सुंदर दे रखे उन्होंने कि लंघन के लिए, अपतर्पणी के लिए क्या यूज़ करें, ब्रूहण के लिए क्या यूज़ करें। यह वह अमलक चूर्ण है जो आप स्थौल्य के हर पेशेंट को दे सकते हैं। विडंग आदि लोह है जो हर एक पेशेंट को दिया जा सकता है संतर्पण की। द्रव्य इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बार बार वही बोलता हूँ, फॉर्मूले आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे कैन बी डिजाइंड, दे कैन बी मैनिपुलेटेड, दे कैन बी क्रिएटेड, they can be modified, they can be altered, they can be beautified, they can be changed, they can be made divine if you know the concept. तो रैंचो की ही बात है, पैसे के पीछे मत भागो, उसकी सोच के पीछे भागो, कामयाबी के पीछे मत भागो। वो सोच जो आपको कामयाबी देगी, उस सोच के पीछे भागो, उस सोच के लिए जो भी कुछ करना पड़े उसे विकसित करने के लिए वो करो, ताकि आपको सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आसानी से। हेलो, आप सुन रहे हो ना मुझे ठीक से? सब समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आएगा, आप पढ़ोगे तो और खूबसूरती से समझ में आएगा। पढ़ना ज़रूरी है, मैं आपको वर्ड टू वर्ड भी सिखा सकता हूँ, ये बातें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका मज़ा नहीं है। मज़ा तो तब है जब मैं आपको कुछ झलक दिखा दूँ, ताकि आप में उस चीज़ को पढ़ने का इंटरेस्ट क्रिएट हो, फिर आप मुझसे प्रश्न पूछो, फिर मैं आपको फिर से बताऊँ। इस तरह से संभाषण होना चाहिए। ये मॉडर्न तरीका है आयुर्वेद के अध्ययन करने का, ये मॉडर्न तरीका है आज के बच्चों तक रीच करने का। ठीक है, आप मुझे समझ पा रहे हो, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ। ये बहुत डिफ़िकल्ट है ज़ूम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इन चीज़ों को पहुँचाना, क्योंकि मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख सकता हूँ, आँखें नहीं पढ़ सकता हूँ। लेकिन फिर मैं विजुअलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर स्ट्रेस देना है। आपके बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये मैं विजुअलाइज़ करके धीरे धीरे मक्खन में लपेट कर कुछ बातें बोलने की कोशिश करता हूँ, और कुछ बातें तीक्ष्णता से मरीज की तरह, वचा की तरह आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँच जाए, ब्रेन के साइटोक्रोम P450 तक पहुँच जाए, ऐसी भी मेरी कोशिश रहती है। तो फिर से आपको एक बार निवेदन है, चरक सूत्र 21, 22, 23 पढ़िए, चक्रपाणी पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछिए, 7 दिन का वक्त है आपको, तब तक पढ़ लीजिए तीनों अध्याय। वाग्भट सूत्र 14 पढ़ लीजिए, इसमें भी बहुत बेहतरीन बातें हैं। मैं तो चाहता हूँ कि आज का टॉक ये छठ उपक्रम का कम से कम 3 घंटे में दूँ, ताकि आपको सब समझ में आ जाए, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपको भी बाउंसर जाएगा। तो आप इसे पढ़िए, फिर से हम आएंगे, आधे आधे घंटे के टॉक्स षड उपक्रम पर ही हम रख सकते हैं, ऐसा कुछ करेंगे। थैंक यू फॉर अ वेरी पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।